बेटा आपको याद होगा कि इस समय हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेसन पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, लेसन नंबर 2। और इस लेसन में हम लोग इस समय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल कर रहे थे। विद्युत द्विध्रुव की वजह से विद्युत विभव का मान कितना होगा। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में विद्युत द्विध्रुव की वजह से विद्युत विभव का मान फाइंड आउट किया और दो पोजीशंस पे, दो लोकेशंस पे हमने फाइंड आउट किया था। पहली लोकेशन पे हमने फाइंड आउट किया हुआ था अक्षीय स्थिति पर और दूसरा फाइंड आउट किया हुआ था हम लोगों ने निरक्षीय स्थिति पर। अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल p अपॉन r स्क्वेयर, वेयर p is electric dipole moment and it is equal to q into 2l. You know that, and in the broad side on position in an equatorial line potential was 0. आपने देखा था। आज हम लोग और आगे चलेंगे और हमारा आज का आर्टिकल रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। आज भी हम डाइपोल की वजह से ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता लगाएंगे, लेकिन एट एनी जनरल पॉइंट, किसी भी सामान्य बिंदु पर डाइपोल होगा और उसके आसपास कहीं पर भी अगर मैं कोई पॉइंट ले लूंगा, ना तो ये अक्ष पर होगा और ना ही तो ये निरक्ष पर होगा। सो एट दैट पॉइंट व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये हमें फाइंड करना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। सबसे पहले मैं एक डाइपोल यहां बना लेता हूं। ये मैंने एक ऐसा डाइपोल बना लिया है। ये डाइपोल का ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन है नहीं है ऐसा नहीं है, आपको समझाने के लिए केवल इस तरीके से ये बना लिया जाता है। ये मैंने डाइपोल मान लिया AB है। इसे थोड़ा सा मैं और बड़ा बना देता हूं जिससे आपको समझाना मुझे थोड़ा इजी रहे। ये AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें इधर की तरफ ये नेगेटिव चार्ज और इस साइड में मैं ये पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूं। आप सभी लोग डाइपोल पहचानते हैं। लेट दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल M। यहां से यहां पर कोई एक पॉइंट P है इस जगह पर। आप P ना माने, आप और भी कुछ मान सकते हैं, आप R मान लीजिए। P इसलिए प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये भी थोड़ी देर बाद जब हम लोग इसको डिराइव करेंगे तो इसी में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसको भी हम लोग P से लिखते हैं। तो आप या तो आप मान लें क्योंकि उसे हम स्मॉल p से लिखते हैं और ये कैपिटल P रहेगा यहां पर। ओके, तो अब इस पॉइंट की मैंने मान लिया कि डाइपोल के मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो r है। जैसा कि आपको याद होगा अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर भी हमने यही किया हुआ था कि मध्य बिंदु से ही दूरी उसकी r लेते थे। तो जब भी बोला जाएगा कि डाइपोल से बिंदु P की दूरी स्मॉल r है तो आपको समझ जाना चाहिए कि डाइपोल से दूरी का मतलब है डाइपोल के मध्य बिंदु से दूरी। तो डाइपोल के मध्य बिंदु से यहां तक का डिस्टेंस r है। ये डाइपोल की मैंने एक्सिस बना ली है, अक्ष। ये डाइपोल की अक्ष है और ये भी आप सभी बच्चे जानते होंगे कि ये डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है। हमने ये भी मान लिया कि जो P की पोजीशन है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के साथ थीटा कोण बनाते हुए है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये है, इससे थीटा कोण बनाती हुई दिशा में पॉइंट P पड़ता है। अब इस बिंदु पर हमें विद्युत विभव पता लगाना है डाइपोल की वजह से। तो बेटा आप तो जानते हैं कि डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का डायरेक्ट हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। सॉरी, अब अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो मुझे यहां पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले यहां पर चार्ज प्लस Q जहां पर रखा हुआ है, यहां से हम पॉइंट P को मिला देते हैं।
इस तरह से, और चार्ज जहां पर माइनस क्यू रखा है पॉइंट ए पर, यहां से भी हम पॉइंट पी को ऐसा मिला देते हैं। तो जैसा मैंने पिछले आर्टिकल्स में किया हुआ है वही मुझे इस आर्टिकल में करना पड़ेगा। मींस प्लस क्यू की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, माइनस क्यू की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, और इसके बाद दोनों का अलजेब्रिक सम कर देंगे, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, तो वेक्टर सम नहीं करेंगे, बीजगणितीय योग करेंगे, अलजेब्रिक सम आप करेंगे। लेकिन सबसे पहले जितना हमने अभी बनाया इतने में से मैं थोड़ी सी बात नोट कर देता हूं। यहां पर माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसके मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है, ओके। तो मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु P है और यहीं पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं। माना वेक्टर R और वेक्टर P के बीच कोण थीटा है। ये जो पोजीशन वेक्टर है इसका R और ये P, इन दोनों के बीच का एंगल बेटा हमने थीटा माना हुआ है, आप देख रहे हैं यहां पे। और आप ये भी जानते हैं कि डायपोल की जो ये डिस्टेंस होती है A से M तक की, वो भी L होगी, और M से B तक ये भी डिस्टेंस L होगी, हाफ लेंथ डायपोल की। इसको हम यहां लिख देते तो बाकी हाफ लेंथ भी डायपोल की स्मॉल l के बराबर आ जाएगी। ओके, अब एक काम करते हैं। सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, तो मुझे यहां से यहां तक के डिस्टेंस चाहिए। कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए कैसे निकालेंगे। अगर बिंदु B से आप यहां तक का डिस्टेंस चाहते हैं तो आप एक काम करिए, बिंदु B से इस PM लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन ऑफ ड्रॉ कर दीजिए। और क्योंकि मुझे A से भी P तक का डिस्टेंस चाहिए, उसके लिए भी आप एक काम करें, इस PM लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करें, पीछे की ओर ऐसा बढ़ाइए, और पीछे की ओर बढ़ाने के बाद आप A से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, इस तरह से। ये भी इस पर लंब रहेगा, 90 डिग्री एंगल रहेगा। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, AB, इसको नाम रख देते हैं C, और इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं D। ऐसा क्यों किया, ध्यान से देखिएगा बेटा। जैसे ये एक ऐसे लाइन है और ये एक ऐसे लाइन है, आप देखें यहां पर पॉइंट P है, एक लाइन ऐसे है ये B, मैं इसको यहां पर पॉइंट है B और यहां पर पॉइंट है M। ध्यान से देखिए, मैंने यही पूरा नक्शा यहां बनाया है, P से B और P से M। P से B वाली लाइन,
T से M तक वाली लाइन से थोड़ी छोटी है, मैंने यहां पर ऐसा बनाया। अब हमने क्या किया, मुझे PB चाहिए थी, PM R के बराबर है, तो हम एक काम कर दिया, हमने एक काम किया कि यहां से इस पर एक लंब ऐसे डाल दिया। जब हम ऐसे लंब डाल देंगे तो अब आप समझ गए हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में कैसी हो जाएगी, बराबर। ये वाली जो लाइन होगी वो इस लाइन से इतनी ज्यादा बड़ी है, तो जो PB होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, इसके मुताबिक ये PC के बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, बिंदु B से PM पर लंब डाला BC, और बिंदु A से भी हमने PM के एक्सटेंडेड पोर्शन पर एक परपेंडिकुलर डाला AD। तो A से P तक की डिस्टेंस और D से P तक का डिस्टेंस सेम होगा, यहां B से P तक का डिस्टेंस और C से P तक का डिस्टेंस भी सेम होगा। इस बात को भी हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। चित्र में BP जो होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, BP CP के बराबर होगा, CP। एंड जो A से P तक का डिस्टेंस होगा AP किसके बराबर होगा, तो बेटा ये जो AP है ये बराबर होगा D से P तक के डिस्टेंस के DP के बराबर होगा। तो ये एक बड़ी अहम हिस्सा है, इसे आप जरूर याद रखें। आगे से कभी भी आपको ऐसा मिलता है कि एक लाइन थोड़ी लंबी है, एक लाइन थोड़ी छोटी है, और उस सिचुएशन पे आपको डिस्टेंस चाहिए या दोनों का डिफरेंस चाहिए, ऐसी सिचुएशन पे बेटा अगर आपको इन दोनों लाइंस की लेंथ में कितना डिफरेंस है अगर ये भी पता लगाना है, तो दोनों लाइंस को अलग अलग आपको मेजर नहीं करना है, दोनों लाइंस को अलग अलग आपको मेजर नहीं करना है। आपको क्या करना है, बस छोटी लाइन से बड़ी लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, और ये जो पोर्शन होगा ये वाला पोर्शन, यही लेंथ इन दोनों रेखाओं के बीच लंबाई का अंतर होगा, तो ये डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में इक्वल हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। वही मैंने यहां पर भी किया है कि मुझे तो B से P तक का डिस्टेंस चाहिए था, पर मुझे P से M तक का डिस्टेंस R पता था, मैंने इससे इस पर एक लंब डाल दिया। इसी तरह के इस लाइन को बढ़ाया आगे और A से भी लंब डाल दिया। अब BP किसके बराबर हो गया, CP के, और AP बराबर हो गया DP के बराबर हो गया। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं। यहां एक चीज और देखने लायक है, आप ये L है और इसको कुछ मान लिया जाए CM, ठीक है। हम यहां पर यूज करते हैं बेटा, ये 90 डिग्री का एंगल है तो इधर भी 90 होगा। समकोण त्रिभुज BCM में छोटा सा कैलकुलेशन है, समकोण त्रिभुज BCM में कैलकुलेट करेंगे तो थीटा के जस्ट सामने ये लंब रहेगा, 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण, और बाकी बची हुई भुजा आधार। मुझे कर्ण मालूम है, आधार मुझे चाहिए, तो मैं आधार और कर्ण के बीच का कोई रिलेशनशिप यूज करूंगा जो बेस और हाइपोटेनियस के बीच होता होगा। मैं यहां पर लगाऊंगा cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस के लिए CM, हाइपोटेनियस के लिए BM। तो cos थीटा इज इक्वल टू CM अपॉन BM। By figure you can see that cos theta is equal to CM. We have to find CM. And what is BM? You all know that B से M तक का डिस्टेंस स्मॉल l के बराबर है बेटा। Therefore CM will be, L को आप इधर ले आइए, CM हो जाएगा L cos थीटा के बराबर। ओके, अच्छा अब थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखें। अगर ये CM L cos थीटा के बराबर है तो सिमेट्री से ये D से M तक का डिस्टेंस भी
L cos थीटा के बराबर ही होगा। ये जो D से M तक का डिस्टेंस है ये भी L cos थीटा के बराबर होगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप एक काम कर सकते हैं, ये एंगल थीटा है तो बेटा इधर का ये एंगल भी तो थीटा ही हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा यहां पर। अब ये थीटा है तो इससे भी थीटा के जस्ट सामने ये परपेंडिकुलर होगा लंब, 90 के ठीक सामने ये कर्ण और ये आधार। फिर आप cos थीटा लगाएंगे, आधार बटे कर्ण करेंगे तो ये भी L cos थीटा ही वैल्यू निकल करके आ जाएगी। सिमिलरली बाय सिमेट्री, सिमेट्री से हम क्या देखते हैं, CM इज L cos थीटा देन DM विल बी ऑल्सो L cos थीटा। ओके, CM भी L cos थीटा हो गया और DM भी L cos थीटा हो गया और हम लोगों ने ये टेक्निक यूज की है। थोड़ा सा आप सभी बच्चे इसको याद रखें कि अगर दो लाइंस एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं एंड दे हैव अ वेरी small angle between them, so for finding the difference between the two lines you don't have to measure both the lines, you only drop a length perpendicular from the small line on the big line and the rest of the portion will be the difference between the two. Okay, similarly by symmetry DM is equal to L cos theta। अब आगे कैलकुलेट करते हैं। जब हमको ये पता लग गया है तो अब हम बड़ी आसानी से ये काम कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा, C से M तक का डिस्टेंस कितना आया है, अभी आपने कैलकुलेट किया। C से M तक का डिस्टेंस है L cos थीटा, C से M तक का डिस्टेंस L cos थीटा और यहां D से M तक का डिस्टेंस भी तो L cos थीटा है। इस तरह से जरा ध्यान से देखना, ये AP P से टोटल M तक का डिस्टेंस कितना है R। सभी बच्चे फिगर को देखें, P से M तक का डिस्टेंस स्मॉल r है तो P से C तक का डिस्टेंस कितना होगा। फिर से P से पूरा ये M तक का डिस्टेंस कितना है स्मॉल r, उसमें से मुझे तो सिर्फ P से C तक का डिस्टेंस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पूरे R में से ये इतना डिस्टेंस आपको हटाना पड़ेगा। तो R में से L cos थीटा हटाना पड़ेगा तो P से C तक का डिस्टेंस R माइनस L cos थीटा मिलेगा और जितना P से C तक का डिस्टेंस होगा वही P से B तक का डिस्टेंस होगा R माइनस L cos थीटा। इस तरह से अब थोड़ा सा जरा इसको भी देखिए, P से B A तक का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, P से A तक का डिस्टेंस DP के बराबर होगा, P से D तक के डिस्टेंस के। अब ये कितना होगा, P से M तक R तो ये हो गया और इतना और उसमें लग गया R L cos थीटा, तो ये डिस्टेंस टोटल कितना बन गया P से D तक R प्लस L cos थीटा और जितना डिस्टेंस P से D तक है वही डिस्टेंस P से A तक रहेगा R प्लस L cos थीटा। बेटा इसको बहुत अच्छे से आप समझ लें, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और फिर से मैं एक बात बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं फिर से, P से M तक का डिस्टेंस बताइए R माना हमने, उसमें से इतना डिस्टेंस L cos थीटा है तो P से C तक का डिस्टेंस कितना बचेगा, आंसर है R माइनस L cos थीटा और जितना डिस्टेंस P से C तक का है उतना ही P से B तक का है, सो दिस विल बी R माइनस L cos थीटा। ओके, P से D तक का डिस्टेंस मुझे चाहिए जिसमें से P से M तक का डिस्टेंस तो R है, इस R में ये इतना पोर्शन और ऐड होगा L cos थीटा तो R प्लस L cos थीटा PD की वैल्यू होगी और जो वैल्यू PD की होगी वही तो AP की होगी, AP R प्लस L cos थीटा। अब हम बड़ी आसानी से ये काम कर सकते हैं, यहां पर लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण
बिंदु P पर विद्युत विभव प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज। बिंदु आवेश की वजह से विद्युत विभव की वैल्यू अब बेटा आप सबको याद होगी 1/4πε0 Q अपॉन R। R मीन्स डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द चार्ज, प्लस Q चार्ज यहां पर है, यहां से पॉइंट P का डिस्टेंस R माइनस एल कॉस थीटा है। तो ये डिस्टेंस होगा R माइनस एल कॉस थीटा। ये V ड्यू टू प्लस Q आ गया। अब हम निकालेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। ये भी एक पॉइंट चार्ज है। अब इसकी वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करिए, तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q चार्ज कैसे फाइंड होगा, इसके लिए भी वही पॉइंट चार्ज का सूत्र लगेगा 1/4πε0 Q चार्ज, तो ये भी Q ही है, अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये है R प्लस एल कॉस थीटा, R प्लस एल कॉस थीटा। बट देर इज सम डिफरेंस because the charge source charge is negative, so the potential will be also negative। ये माइनस चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। अब इसने भी अपना पोटेंशियल यहां बनाया है, इसने भी अपना पोटेंशियल यहां बनाया है। अब हम पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे? सो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी हैव टू do the algebraic sum for finding the value of net potential at point P। तो मैं बिंदु P पर नेट पोटेंशियल फाइंड करने के लिए दोनों का बीज गणितीय योग कर देता हूं। Therefore बिंदु P पर नेट विद्युत विभव, नेट विद्युत विभव V नेट इज इक्वल टू V ड्यू टू प्लस Q चार्ज प्लस V ड्यू टू माइनस Q चार्ज। दोनों का बीज गणितीय योग आपको कर देना है। अब बेटा ध्यान से देखें, जब इन दोनों को अब ऐड करेंगे तो इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा होगा आपको, Q अपॉन 4πε0 ये कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो Q अपॉन 4πε0 ये कॉमन हो गया। तो जब Q अपॉन 4πε0 कॉमन हो गया तो बचा क्या? यहां बचा 1/r माइनस एल कॉस थीटा, और इसमें क्या बचेगा अगर Q अपॉन 4πε0 चला गया तो माइनस 1/r प्लस एल कॉस थीटा बच जाएगा। इस तरह से ये बचा। अब इसको मुझे कैलकुलेट करना है, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो इसमें मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं, V नेट इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल Q अपॉन 4πε0, इसमें एलसीएम ले लेंगे, R माइनस एल कॉस थीटा इंटू R प्लस एल कॉस थीटा। तो यहां पर हम ले लेते हैं R माइनस एल कॉस थीटा इंटू R प्लस एल कॉस थीटा। अच्छा, एलसीएम लेना तो सभी बच्चों को आता होगा, तो ये नंबर यहां पर आ जाएगा, माइनस ये नंबर इसकी जगह आ जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा R प्लस एल कॉस थीटा माइनस ये यहां पर जाएगा, तो क्योंकि उससे पहले माइनस है अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, R और माइनस का प्लस हो जाएगा एल कॉस थीटा।
इस तरह से आप देख सकते हैं बेटा, ये पॉजिटिव आर और ये नेगेटिव आर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब यहां पर क्या बचेगा, नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L कॉस थीटा प्लस L कॉस थीटा, ये मिलके हो गए 2L कॉस थीटा अपॉन A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स। ध्यान से देखें बेटा, यहां पर फॉर्मूला बना A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या फॉर्मूला, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मीन्स आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, इस तरह से। अब आप इसमें एक चीज देख सकते हैं, ये Q इंटू टू एल, Q इंटू टू एल मिलकर के क्या बना लेंगे, Q इंटू टू एल तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, स्मॉल p होता है, तो इसकी जगह हम स्मॉल p लिख देंगे। सो नेट पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू टू एल ने बना लिया P और उसके साथ कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अपॉन आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ये नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया बिंदु P पर। अब इसमें हम हमेशा की तरह कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ L इज, बिकॉज L इज वेरी वेरी लेस देन R। आप तो जानते ही हैं L जो है वो द्विध्रुव की आधी लंबाई है और ये L R की तुलना में, ये R की तुलना में बहुत छोटा है। Therefore L square will be very 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 less than R square। L square जो होगा वो R square की तुलना में बहुत छोटा हो जाएगा, और अगर ऐसा हो जाएगा तो R square के कंपैरिजन में L square को हम छोड़ देते हैं, इस टर्म को हम छोड़ देंगे यहां से, तो क्या मिलेगा मुझे, what will be net potential, net potential will be 1 upon 4 pi epsilon naught, 1 upon 4 pi epsilon naught into P cos theta, P cos theta upon L square cos square theta वाला टर्म यहां से हम नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, केवल R स्क्वेयर बचेगा। इस तरह से बेटा बिंदु P पर नेट विद्युत विभव का ये फॉर्मूला आपके सामने निकल करके आ गया है, और ये फॉर्मूला है द्विध्रुव की वजह से किसी भी जनरल पॉइंट पर विद्युत विभव का सूत्र। एट एनी जनरल पॉइंट का मतलब होता है कि आप इस फॉर्मूले की मदद से द्विध्रुव के आसपास कहीं पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, कहीं पर भी। कहीं पर भी का मतलब है कि क्या हम अक्षीय स्थिति पर भी फाइंड कर सकते हैं, आंसर इज यस, कर सकते हैं। क्या हम निरक्षीय रेखा पर भी विद्युत विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, आंसर है ज्ञात कर सकते हैं। देख लेते हैं करके। अगर आप अक्षीय स्थिति के लिए निकालते हैं तो ये पॉइंट अगर अक्षीय स्थिति पर होता, एक्सियल लाइन पर होता, तो ये पॉइंट इस लाइन पे कहीं पर आगे होता, और उस समय अगर ये वाला पॉइंट जो इस समय यहां पर है, ये अगर इस लाइन पे कहीं पर होता, तो उस समय ये जो R वाली पोजीशन वेक्टर है ये हमारा ऐसे होता, उस समय थीटा कितना होता, 0। तो आप जैसे ही 0 लिखेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 0 अपॉन R स्क्वेयर। आपको मैं दिखा देता हूं, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे साफ कर देता हूं, थोड़ा समय इसको करके आपको दिखाऊं, तब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। कंडीशन फर्स्ट, एट एक्सियल लाइन, अक्ष पर, एक्सियल लाइन पर अगर बिंदु होगा तो थीटा 0 डिग्री आ जाएगा। अगर ये बिंदु इसकी अक्ष पर होगा तो पोजीशन वेक्टर ऐसा होगा, और उस समय थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, थीटा विल बी 0। देयरफॉर नेट पोटेंशियल विल बी इक्वल टू
1/4πε0 P/r²। और बेटा याद करिए लास्ट क्लास में अच्छे स्थिति पर जो विभव निकाला था उसका यही फॉर्मूला आया हुआ था। नाउ कंडीशन नंबर 2, एट इक्वेटोरियल लाइन, निरक्षीय रेखा की अगर आप बात करेंगे कि अगर ये पॉइंट ऐसा इसकी निरक्ष पर कहीं पर होता, जो कि बिंदु P अभी यहां पर है, अगर ये बिंदु P इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर होता तो ये पोजीशन वेक्टर ऐसा होता, उस समय थीटा 90 डिग्री हो गया होता। तो एट दैट सिचुएशन थीटा 90 डिग्री हो गया होता। देयरफॉर नेट पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन, नेट पोटेंशियल कितना होगा? नेट पोटेंशियल ये होगा, हाँ आप रख के देखिए, यहां पर थीटा की जगह 90 लिखेंगे, cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 0, पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो बेटा याद करिए निरक्षीय रेखा पर वाकई में नेट पोटेंशियल की वैल्यू 0 आई भी थी। तो इस तरह से दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट। Any general point means you can find out the electric potential due to this dipole at everywhere, किसी भी बिंदु पर, सब जगह आप पता लगा सकते हैं पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ये चीज। तो ये हमारा डायपोल की वजह से पोटेंशियल का आर्टिकल कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल लेंगे, इससे आगे चलेंगे। काफी बढ़िया और अच्छा आर्टिकल है, आप उस आर्टिकल को समझना भी है, आप ध्यान से देखिएगा। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल हम लेने चल रहे हैं वो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। हिंदी में हम इसको बोलते हैं समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। क्या होता है ये समविभव पृष्ठ, इसके बारे में देखते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है ऐसा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को सेंटर मान करके इसके चारों तरफ हमने एक ऐसा स्फीयर बना लिया, एक ऐसा गोला बना लिया हमने इसके चारों ओर, इस तरह से ऐसे, और इसके सेंटर पर ये पॉजिटिव क्यू चार्ज यहां पर रखा हुआ है। ठीक, अच्छा, अगर इसके सेंटर पर पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी उस स्फीयर की रेडियस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी तो स्फीयर की रेडियस है, और एक ही स्फीयर की रेडियस आपस में बराबर होगी, चाहे ये वाली हो या ये वाली हो या ये वाली हो। ओके, अच्छा, तो मैंने एक ये स्फीयर बनाया, गोला, सर्कल नहीं, गोला, स्फीयर, फुटबॉल जैसे आप देखते हैं, और उसके सेंटर पर हमने एक मान लिया कि ये चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है। अगर बेटा ये प्लस क्यू चार्ज इसके सेंटर पर रखा हुआ है, प्लस क्यू, तो आप मुझे बताइए इस प्लस क्यू की वजह से, इस सोर्स चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, विद्युत विभव का मान कितना होगा। ध्यान से सभी बच्चे देखें, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एक बिंदु आवेश के कारण, उससे कैपिटल आर दूरी पर स्थित अगर बिंदु है तो वहां विभव की वैल्यू कितनी आएगी। तो आंसर है यहां विभव की वैल्यू आएगी कूलॉम्स कांस्टेंट 1/4πε0 Q/R। एक बिंदु आवेश की वजह से विभव की वैल्यू तो आपको याद होगी। तो इस बिंदु आवेश की वजह से
गोले की सरफेस के इस बिंदु पर विभव का मान इतना होगा। ओके, इस बिंदु आवेश के कारण गोले की सरफेस के इस बिंदु पर विभव की वैल्यू बताइए कितनी आएगी। तो बिंदु आवेश की वजह से सूत्र लगाएंगे तो ये आएगा 1/4πε0 Q/R। इट इज सेम एज एट दिस पॉइंट। इस बिंदु पर मुझे विभव का मान बताइए। कूलॉम्स कांस्टेंट 1/4πε0 Q/R। आप और भी कहीं देखिए, इस पॉइंट पर चेक करिए तो ये बेटा क्या होगी डिस्टेंस, ये भी R होगी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ स्फीयर। एंड एट दिस पॉइंट व्हाट विल बी द पोटेंशियल, 1/4πε0 Q/R। इस पॉइंट पर पोटेंशियल इतना होगा। अगर ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो बिंदु A पर विभव, बिंदु B पर विभव, बिंदु C पर विभव और बिंदु D पर विभव। आप देख रहे हैं इसके सभी बिंदुओं पर विभव कैसा होगा, सेम। देखिए बेटा, हर जगह पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, बिल्कुल सेम है। अच्छा, अब एक चीज मुझे बताएं कि अगर मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां रखूंगा, इफ दिस इज द टेस्ट चार्ज, अगर मैं एक पॉजिटिव धन परीक्षण आवेश को मैं सरफेस के इस बिंदु पर रखूंगा तो ये किधर की तरफ चलेगा, सोचिए और बताइए मुझे। सबसे पहले तो याद करें, आपको पिछले लेक्चर्स में से एक लेक्चर में बताए गए थे सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू पोटेंशियल। उसमें हमने पढ़ा था दैट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। अब प्लीज मुझे बताइए, ये जो आप सरफेस देख रहे हैं इसके किस बिंदु का पोटेंशियल हाई है और किस बिंदु का पोटेंशियल लो है। प्लीज जल्दी से सोचिए और मुझे बताएं कि इस सरफेस के कौन से पॉइंट का पोटेंशियल हायर पोटेंशियल है और कौन से पॉइंट का पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल है। तो आप सभी जब देख रहे होंगे तो आपका आंसर यही है कि सर इस सरफेस के हर बिंदु पर पोटेंशियल तो सेम है, ना तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल हाई है और ना ही तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल लो है। इट मींस कि अगर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मैं यहां रखूंगा तो ना तो ये इधर की तरफ चलेगा और ना ये इधर तरफ चलेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है और यहां तो सरफेस पर हर जगह का विभव समान है, तो ये कहीं नहीं जाएगा, डज नॉट मूव। आप याद रखें, ऐसे सिचुएशन पर अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज सरफेस पर रखते हैं तो वो गति नहीं करता। अब इस टाइप की जो सरफेस है बेटा, इस टाइप का जो पृष्ठ है ना, इस पृष्ठ को ही मैं बोलता हूं समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो क्या खास बात है इस समविभव पृष्ठ की? इस समविभव पृष्ठ की बेटा ये खास बात है कि ये एक ऐसी सरफेस है जिसके हर बिंदु पर, आप चाहे जहां सरफेस पर पॉइंट ले लीजिए, इस सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है और इस सरफेस के किसी भी बिंदु पर अगर हम धन परीक्षण आवेश रखते हैं तो वो किसी भी और गति नहीं करता। ये इस सरफेस की खास बात है और यही इसकी डेफिनेशन भी है। तो अब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या बनेगी इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन? डेफिनेशन बनेगी कि किसी विद्युत क्षेत्र में, क्योंकि बेटा अगर ये Q है तो उसका यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही तो सरफेस है। तो ये सरफेस कहां पर हुआ करेगी? ये सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगी। तो किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित एक ऐसा पृष्ठ जिस पर जितने भी बिंदु हैं सभी बिंदुओं का विभव परस्पर समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, लिख देते हैं परिभाषा। किसी विद्युत क्षेत्र
किसी विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिस पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु किसी विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिस पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु का विद्युत विभव, प्रत्येक बिंदु का विद्युत विभव एक समान होता है या विद्युत विभव समान होता है। विद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। एक बार फिर से देख लें, किसी विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिस पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु का विद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। और हमने एक और खासियत इसमें क्या देखी कि समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर रखा धन परीक्षण आवेश गति नहीं करता। ये भी मैं यहां पर नोट कर देता हूं। समविभव पृष्ठ के किसी भी समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर रखा धन परीक्षण आवेश, समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर रखा धन परीक्षण आवेश गति नहीं करता बल्कि स्थिर रहता है, बल्कि स्थिर रहता है। अच्छा, तो ये समविभव पृष्ठ हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक बार फिर से मैं बता दूं, किसी विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिस पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु का विद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर रखा धन परीक्षण आवेश गति नहीं करता बल्कि स्थिर रहता है। एक चीज और बता दूं मैं, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है। इसका मतलब आप ये ना सोचिएगा कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव होता ही नहीं है, होता है, लेकिन हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। अगर किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट है तो हर जगह का, उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट सब जगह का वही पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आप भूलिएगा नहीं कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं, देखिए मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के बीच विद्युत विभवांतर के बीच विद्युत विभवांतर शून्य होता है। यह भी बेटा आपको याद रखना है, जैसे मैंने बताया कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 100 वोल्ट है तो इसके इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 100 वोल्ट होगा। उस सिचुएशन पे इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा, विभव का अंतर कितना होगा, तो 100 में से 100 माइनस करिए, कितना मिलेगा 0 वोल्ट। तो वही मैंने बताया कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर शून्य होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विभव शून्य होता है, यह इसका अर्थ मत समझिएगा।
समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, लेकिन जितना होता है वो सब पॉइंट्स पर सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस शून्य होता है। विभवांतर जीरो रहेगा, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा उसका। सो दिस इज ऑल अबाउट इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और बेटा मैं बता दूं, अगर किसी स्थान पर एक से ज्यादा समविभव पृष्ठ हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं, तो उन्हें हम एक साथ इक्वी पोटेंशियल्स कह देते हैं। मैं इसको लिख देता हूं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का मतलब सरफेसेस, दिस इज द प्लूरल। सो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मींस मोर देन वन सरफेस, एक से ज्यादा सरफेस। और अगर कहीं पर एक से ज्यादा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हों तो आप उन्हें इतना लंबा नाम ना लें, आप उन्हें सीधे सीधे कह सकते हैं इक्विपोटेंशियल्स कह सकते हैं आप। इक्विपोटेंशियल्स आप बोल सकते हैं। तो एक ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इफ एनीवेयर देयर इज मोर देन वन इक्विपोटेंशियल सरफेस, सो इन कंबाइंड वी कैन से इक्विपोटेंशियल्स, तो हम उन्हें संयुक्त रूप से इक्विपोटेंशियल्स बोल सकते हैं। ओके, ये भी आपको याद रखना है। तो बेटा हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज दो चीजें पढ़ी हुई हैं। एक तो हमने पढ़ा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी सामान्य बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होता है। उसके बाद उसकी हेल्प से हमने ये भी देखा कि अक्षीय और निरक्षीय रेखाओं पर विद्युत विभवों के मान हम उसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में जो हमने देखा समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, क्या उसमें बातें हैं, ये हमने देखा। तो आज हम अपनी फिजिक्स के इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। आगे और भी बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स हमको लेने हैं, लेकिन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। थैंक यू।